हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम एचपीजीके की ऊना हिस्ट्री करेंगे। तो ऊना ज़िला जो है वो जसवां रियासत और कुटलैड़ रियासत के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, ये जो जसवां रियासत है और कुटलैड़ रियासत है ना, ये पहले कांगड़ा रियासत का पार्ट थी। ठीक है, तो ये जो अ, अब हम सबसे पहले जसवां रियासत को समझेंगे। तो जसवां रियासत कैसे बनी है, तो ये कांगड़ा से टूट कर बनने वाली पहली रियासत थी। ये जसवां रियासत और कुटलैड़ रियासत जो है, ये कांगड़ा से टूट कर इन्होंने ऊना को बनाया। इन दोनों ने ऊना को बनाया। पहले जसवां और कुटलैड़ रियासत कांगड़ा रियासत का पार्ट थी। तो अब हम जसवां रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जसवां रियासत जो है वो कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। बेटा, ऊना डिस्ट्रिक्ट का ना मोस्टली जो पार्ट है वो जसवां रियासत के अंतर्गत ही आता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जसवां रियासत की स्थापना कब और किसने की, तो 1170 ईस्वी में पूर्वचंद ने की। ठीक है, और पूर्वचंद कौन था? कांगड़ा के कटोच वंश का राजा था। अब पूर्वचंद के टाइम जसवां रियासत की राजधानी क्या थी? तो पूर्वचंद के टाइम जसवां रियासत की राजधानी अम्ब राजपुरा के पास थी। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ कि अकबर के टाइम ना, जो मुगल सम्राट अकबर थे, उनके टाइम जसवां रियासत जो है वो मुगलों के अंडर आ गई। ठीक है, और उस टाइम जो है जसवां रियासत का राजा जो है वो गोविंद चंद था। ठीक है, तो बेटा गोविंद चंद के शासन काल में, जसवां रियासत के राजा गोविंद चंद के शासन काल में जसवां रियासत जो है वो मुगलों के अंडर आ गई। किस मुगल के? अकबर के अंडर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जसवां रियासत मुगलों के अंडर आ गई। फिर क्या हुआ, गोविंद चंद जो थे ना, जसवां रियासत के राजा कौन थे? गोविंद चंद। उनके टाइम जसवां रियासत मुगलों के अंडर आ गई। कौन से मुगल के अंडर? अकबर के अंडर। अब जो गोविंद चंद के पोते आए फिर अनिरुद्ध चंद, इन्होंने ना मुगलों के विरुद्ध 2 बार विद्रोह किया। ठीक है, अब क्या होगा, राजा उमेद चंद के शासन काल में जसवां रियासत संसार चंद के अंडर आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि जसवां रियासत के कौन से राजा के शासन काल में जसवां रियासत संसार चंद के अंडर आई? तो राजा उमेद चंद के शासन काल में जसवां रियासत जो है वो संसार चंद के अधीन आई। ठीक है, अब बेटा उमेद जो थे ना, उमेद ने उमेद ने संसार चंद के विरुद्ध किसका साथ दिया था? गोरखों का साथ दिया था। ठीक है, जब बेटा संसार चंद और गोरखों का युद्ध हुआ था, तो जो जसवां रियासत के राजा थे ना उमेद चंद, उन्होंने गोरखों का साथ दिया था। ठीक है, अब 1815 में क्या हुआ, ये जसवां रियासत जो है वो सिखों के अंडर आ गई। ठीक है, 1848 में उमेद सिंह ने ना पहले गोरखों का साथ दिया था, फिर उन्होंने संसार चंद के विरुद्ध जो है गोरखों का साथ दिया था। अब 1848 में उमेद चंद जो है वो सिखों का साथ देंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो फिर क्या किया, अंग्रेजों ने उमेद सिंह और उसके बेटे जय सिंह को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल भेज दिया। नेक्स्ट रियासत है कुटलैड़ रियासत। बेटा, ये जो है ये कांगड़ा से टूटने वाली सेकंड रियासत थी, जो कि ऊना जिले के अंतर्गत आती है। अब तो कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन सी रियासत है? कुटलैड़ रियासत। अब कुटलैड़ रियासत की स्थापना जो है वो 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास किसने की? कुटलैड़ रियासत की स्थापना 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास जसपाल नामक व्यक्ति ने की। अब क्या हुआ बेटा कि 1758 में जो अहमद शाह दुर्रानी थे ना, उन्होंने कांगड़ा के घमंड चंद को पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बना दिया। तो किसने घमंड चंद को पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बनाया? अहमद शाह दुर्रानी ने। कब बनाया? 1758 में। और सॉरी बेटा, पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बनाया घमंड चंद को किसने बनाया? अहमद शाह दुर्रानी ने घमंड चंद को बनाया 1758 में।
फिर क्या हुआ कि घुमंड चंद पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बन गया। अब उसने ना कुटलैहर के जो चक्की क्षेत्र है वहां पे अधिकार कर लिया। तो कुटलैहर के चक्की क्षेत्र पे किसने अधिकार किया? तो कुटलैहर के चक्की क्षेत्र पे घमंड चंद ने अधिकार किया। अब बेटा जब संसार चंद जो है वो कांगड़ा का राजा बन गया तो संसार चंद ने पूरे कुटलैहड़ पे अपना अधिकार कर लिया 1786 में। अब बाद में क्या हुआ कि जब गोरखों ने कांगड़ा आक्रमण किया तो उस आक्रमण के बाद कुटलैहड़ वहां के राजाओं को मिल गया। बेटा क्या हुआ कि जब संसार चंद ने पूरे कुटलैहड़ पे अधिकार कर लिया, अब गोरखों ने क्या किया, संसार चंद को हरा दिया। तो अब जो कुटलैहड़ एरिया है ना, रियासत है, वो वहां के राजाओं को, कुटलैहड़ के राजाओं को मिल गई। अब क्या हुआ कि 1809 ईस्वी में ये कुटलैहड़ रियासत जो है वो सिखों के अब बेटा बाद में क्या हुआ कि 1825 में इस रियासत के राजा नारायण पाल ने 10,000 की राशि लेकर किला सिखों को दे दिया। ठीक है। अब कुटलैहड़ रियासत में राजा आए नारायण पाल। नारायण पाल ने क्या किया, ये कुटलैहड़ रियासत जो है ये सिखों को दे दी। कब दी? मतलब 1825 में नारायण पाल ने कुटलैहड़ रियासत जो है वो सिखों को दे दी और बदले में उन्होंने बोला, मतलब कि बदले में उन्होंने 10,000 की राशि जो है वो सिखों से ली और कुटलैहड़ रियासत जो है वो सिखों को दे दी। ठीक है। और बदले में 10,000 रुपये की राशि ली। ठीक है। तो बेटा ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुटलैहड़ रियासत के किस राजा ने सिखों से 10,000 रुपये राशि लेके रियासत सिखों को दे दी? तो आप बोलोगे नारायण पाल ने। कब? 1825 में। ठीक है। अब बोलते जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम जो है कुटलैहड़ रियासत का राजा कौन था? तो महेंद्र पाल जी बहादुर। कुटलैहड़ रियासत का विलय जो है वो 1957 में हुआ। ठीक है। कब हुआ कुटलैहड़ रियासत का विलय? 1957 में। और कुटलैहड़ रियासत जो है वो पंजाब प्रांत के कांगड़ा जिले का अंग बनी। तो बेटा कुटलैहड़ रियासत कांगड़ा जिले का अंग कब बनी? 1957 में। ठीक है ना। तो अब हम करेंगे ऊना की जियोग्राफी। तो बेटा जैसे कि आपको पता भी होगा कि ऊना का रिलेशन जो है वो बाबा कलाधारी से। ये बाबा कलाधारी कौन है? बाबा कलाधारी ने ऊना पर्वत से ही ऊना नाम पड़ा है। ठीक है। तो बाबा कलाधारी ने ऊना पर्वत पे उसका ग्रंथ साहिब का बखान किया था। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा, आपने याद रखना ऊना का रिलेशन बाबा कलाधारी से है। बेटा ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो शिवालिक हिल की जो फुट है ना वहाँ पे सिचुएटेड है। अब ऊना की लोकेशन का है, अगर आप ना मैप देखोगे ना तो ऐसे चंबा है, ऐसे कांगड़ा है, ऐसे ऊना है, फिर ऐसे हमीरपुर है और यहाँ पे बिलासपुर है। तो आप देख सकते हो, ये देखो ये ऊना है। अब ऊना के नॉर्थ में क्या है? देखो ये कांगड़ा है ना ऊना के नॉर्थ में, और ऊना के ईस्ट में क्या है? हमीरपुर है। और ऊना के साउथ में क्या है? बिलासपुर है। और इस साइड पंजाब है। और पंजाब और ऊना को एक पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है और उसका नाम है कियारदादून पर्वत श्रृंखला जो है। ठीक है। तो बेटा अब आपको समझ आ गया, ऊना का नॉर्थ में कांगड़ा है, ऊना के साउथ में बिलासपुर, ऊना के ईस्ट में हमीरपुर और ऊना के वेस्ट में पंजाब। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। तो बेटा मैप से जो है, बस ये मैप आपने अपने दिमाग में छाप लेना है, मैप से हमें चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है। अब जिले के रूप में ऊना का गठन कब हुआ? तो 1 सितंबर 1972। ऊना का क्षेत्रफल कितना है, मतलब एरिया कितना है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? ऊना में ही है। लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो कितनी है? 976। शिशु लिंग अनुपात कितना है? ठीक है। तो वो है 875। ठीक है। और ऊना की साक्षरता दर कितनी है? तो 86.5%। तो बेटा ये आपको याद ही रखना होगा कि 86
99.5% उन्ना की साक्षरता दर है। शिशु लिंग अनुपात जो 875 है। लिंग अनुपात 976 है। जिला मुख्यालय उन्ना है। एरिया जो है 1540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिले के रूप में गठन 1 सितंबर 1972 में हुआ। ये देख सकते हो, ये उन्ना है, ये पंजाब है और क्यारदा दून पर्वत श्रृंखला इन दोनों को आपस में अलग कर रही है। उन्ना की पर्वत श्रृंखलाएं, तो क्यारदा दून पहाड़ियाँ, ये देखो क्यारदा दून पहाड़ियाँ, ये पंजाब और उन्ना को अलग करती हैं। ठीक है। उन्ना में स्वां नदी भी है जिसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब धारा, उन्ना में जसवां धार है। जसवां धार का नाम जो है, दूसरा नाम है चिंतपूर्णी धार। हमीरपुर में जसवां धार को क्या कहते हैं? 16 सिंगी धार। अब बेटा भारवेन जो है ना, वो उन्ना की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। उन्ना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारवेन। अब बेटा जो जसवां धार है वो उन्ना और कांगड़ा के बीच सीमा बनाती है। अब देखो, ये चंबा है, ये कांगड़ा है, ये उन्ना है। अब जसवां धार जो है, ये जो है उन्ना और कांगड़ा के बीच सीमा बनाती है। तो जसवां धार कुछ यहाँ होती है जो कि उन्ना और कांगड़ा के बीच सीमा बनाती है। अब नदियाँ, उन्ना कहाँ पे है? उन्ना ब्यास और सतलुज के बीच बसा हुआ जिला है। उन्ना की प्रमुख नदी कौन सी है? स्वां नदी। स्वां नदी जो है ना बेटा, ये जसवां घाटी से बहती हुई अनंतपुर के पास सतलुज में मिलती है। तो स्वां नदी जो है सतलुज में मिलती है, तो वो किस प्लेस में मिलती है? तो स्वां नदी जसवां घाटी से बहती हुई अनंतपुर के पास सतलुज में मिलती है। स्वां नदी अनंतपुर के पास सतलुज में मिलती है। स्वां नदी जो है वो उन्ना को 2 भागों में बांटती है। ठीक है। स्वां नदी जो है बेटा उन्ना को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब घाटियाँ, अब उन्ना में कौन सी घाटी होगी? स्वां घाटी होगी। स्वां नदी से आपको याद रहेगा स्वां घाटी होती है। मंदिर कौन कौन से उन्ना के? चिंतपूर्णी उन्ना का मंदिर है। जोगीबंगा उन्ना के बोल गांव में। जोगीबंगा उन्ना के बोल गांव में। बाबा रुद्रानंद उन्ना में। बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में। बाबा नांगा जो है संतोषगढ़ में। ठीक है। अब दूसरे गरीबनाथ टेम्पल उन्ना का। कोटला कला शिव मंदिर उन्ना का। शिवबाड़ी टेम्पल अम्बोटा उन्ना का। जमानी देवी उन्ना का मंदिर है, ये उन्ना के बंगाणा में। और चमुखा टेम्पल जो है ये भी उन्ना में। अब बेटा गुरुद्वारे, उन्ना में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? तो गुरुद्वारा वेदी साहिब और गुरुद्वारा श्री गुरु पलाहा साहिब, ये उन्ना के बाथू में है। गुरुद्वारा श्री गुरु पलाहा साहिब उन्ना के बाथू में। कुटलहर महल कहाँ है? उन्ना के अंब में। किला वेद कहाँ है? उन्ना में। और 16 सिंगी किला कहाँ है? बंगाणा में। ठीक है। अब मेले, पिपलू में बेटा उन्ना का फेमस मेला है पिपलू मेला, ये मई जून में लगता है। चिंतपूर्णी माता का मेला भी लगता है, जुलाई अगस्त में लगता है, मतलब रेनी सीजन में होता है, अगस्त सितंबर के बीच में होता है। और सती माता के चरण जो है वो गिरे थे, इसलिए चिंतपूर्णी बोलते हैं। बड़बाग सिंह मेला जून में लगता है। बेटा मैं भी बड़बाग सिंह में रहने वाली हूँ, बट यहाँ पे मेला तो मार्च मंथ में लगता है, लेकिन बुक में बोला गया है कि जून महीने में लगता है, तो आप जून ही पढ़ोगे। ठीक है। तो पंचगोत्रा जो है, पंचगोत्रा मेला जो है वो भभोर साहिब उन्ना में लगता है। पंचगोत्रा मेला भभोर साहिब उन्ना में लगता है। पीर निगाह मेला जो है बशोली साहिब उन्ना में लगता है। अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली सलवार को स्थानीय भाषा में सूथन कहते हैं उन्ना में। अब उन्ना में जब पुत्र पैदा होता है ना, तो वहाँ उस पुत्र के पैदा होने पर लोकगीत गाए जाते हैं जिसको रण जुझने कहते हैं। मतलब ये है कि बेटा जो है वो बड़ा होकर विजय प्राप्त करेगा। अब बेटा जब उन्ना में ना बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बच्चे के जन्म के 5वें दिन ना जिस संस्कार का आयोजन होता है उसे पंजाब कहते हैं। तो पूछ लेते हैं कि पंजाब का संबंध किससे है? डिस्ट्रिक्ट उन्ना से। अब जब शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उन्ना क्षेत्र में ना बिहाई पूजन प्रथा प्रचलित है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद जो है, जो बिहाई होती है ना, बिहाई जो होती है वो कुल देवी होती है, तो उसके बाद कुल देवी पूजन की प्रथा भी उन्ना में बड़ी प्रचलित है। अब इस प्रथा में पता है क्या किया जाता है? चावलों को पीसा जाता है, पीस कर उसका लेप बनाया जाता है और उस लेप को आपण कहते हैं। ठीक है। खिरपू संस्कार, अब बेटा जब बच्चों को ना, मतलब जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं खिरपू संस्कार। तो
अन्नप्राशन से संबंधित है ये, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। मुंडन संस्कार को स्थानीय भाषा में जमालू कहते हैं ऊना में। शादी का मुहूर्त जो है शुरू होता है ना, तो उसको लेइछे ही बोलते हैं, शादी के मुहूर्त की स्टार्टिंग को। अब बेटा उद्योगों के लिए कौन कौन से क्षेत्र ऊना में प्रसिद्ध हैं, तो ऊना का महतपुर, टालीवाल, गगरेट, ये उद्योगों के लिए फेमस है। बाबा रुद्रानंद मंदिर के पास जो है, पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे बसल व धामधरी गांव शामिल है। तो बाबा रुद्रानंद मंदिर के पास कौन कौन से गांव शामिल हैं, तो बसल और धामधरी, बसल और धामधरी। तो एक औद्योगिक क्षेत्र बन गया ये, ठीक है ना, ये बसल धामधरी गांव जो है ये औद्योगिक केंद्र भी बन गया है। अब लाल सिंगी गांव के पास ना लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष महाविद्यालय का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष महाविद्यालय का निर्माण ऊना के किस गांव के समीप है, तो लाल सिंगी के समीप। अब बोलते 1966 से पहले ऊना जो है पंजाब के होशियारपुर की एक तहसील था। तो ऊना पंजाब के होशियारपुर की तहसील था, तो वो कब था, 1966 से पहले, ठीक है। इसलिए तो इसे विकास की दृष्टि से ऊना को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। 1966 में जब ऊना जो है ये हिमाचल के साथ 1966 में ऊना हिमाचल में विलय के बाद ये कांगड़ा का उपमंडल बनकर उभरा। तो 1966 में ये हिमाचल से इसका विलय हुआ, फिर ये कांगड़ा उपमंडल का कांगड़ा का ऊना जो है वो कांगड़ा का उपमंडल बनकर उभरा। 1 सितंबर 1972 को इसे हिमाचल का अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो इसी के साथ बेटा हमारी ऊना की हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है वो समाप्त होती है। तो अगर आपको मेरी ये हैंडमेड नोट्स या मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर बेटा आपको किसी भी प्रकार की कमी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी इन कमियों को दूर करूँ, ठीक है। बाय बाय।